नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम स्वराज सेहत। मैं हूं आपके साथ बुशा और आज काफी महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं हमारे खास कार्यक्रम में, जहां कान, नाक, गले से जुड़ी तमाम समस्याओं के बारे में आज के हमारे खास कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। तो सुनने की भावना मानव के लिए सबसे बड़ा उपहार है, लेकिन किसी के जोर से बोलने पर भी अगर आपको सुनने में दिक्कत हो रही है तो ये कान की समस्या हो सकती है। ये बहुत धीरे धीरे शुरू होती है, लेकिन बाद में बहरेपन जैसी गंभीर समस्या भी बन जाती है। कई बार लोगों को कान बहने की शिकायतें भी होती है। साथ ही ये भी देखा गया है कि बच्चों में कान बहने की समस्या ज्यादा होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी कान बहने के मरीज पाए जा रहे हैं, जिसके साथ ही आज हम स्वराज सेहत में बात करेंगे हड्डी का गलना क्या होता है और इसके लक्षण और उपचार क्या होते हैं, और अगर सही समय पर इलाज ना कराया जाए तो क्या और समस्याएं हो सकती हैं। तो आज हम स्वराज सेहत में इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम स्वराज सेहत। तो इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त स्टूडियो में आरकेटीएफ मेडिकल कॉलेज के डिपार्टमेंट ऑफ ईएनटी के हेड प्रोफेसर डॉक्टर राकेश कुमार जी। बहुत स्वागत आपका राकेश जी। राकेश जी, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आज हम डिस्कस कर रहे हैं, जहां पर कान बहना या इस तरीके की और भी समस्याएं होती हैं, जिसमें कान क्यों बहता है, कान बहने की बीमारी और लक्षण के बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। जी, जैसा हम सब जानते हैं कान बहना एक समस्या है जो मरीज अक्सर बोलते हैं, डॉक्टर साहब हमारा कान बह रहा है। अब कान दो तरह से बह सकते हैं, या तो इन्फेक्शन एक्सटर्नल ईयर का हो, जो कान की नली में इन्फेक्शन हो, फुरिया हो सकती है, या जनरलाइज इन्फेक्शन हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन, या फिर मिडिल ईयर इन्वॉल्व हो, जिसको हम बोलते हैं ओटाइटिस मीडिया। तो ओटाइटिस मीडिया ऐसा एक वो बीमारी है जिसमें कान के पर्दे में छेद होता है और उसमें से मवाद निकलती है। अब इसमें 5 स्टेजेस होती हैं बेसिकली, अगर मैं टोटल बताऊं आपको एक मिनट के अंदर। पहली स्टेज में यूस्टेशन ट्यूब बंद होना, नाक और कान के बीच का ट्यूब बंद होना। दूसरे स्टेज में फ्लूइड का इकट्ठा होना कान में। तीसरे स्टेज में इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन लगना या सुपरेटिव स्टेज। चौथे स्टेज में कान का पर्दा फटना और मवाद बाहर निकलना। 5वें स्टेज में इसका कॉम्प्लिकेशन होना अगर इलाज ना हो तो, और 6वें में रेजोल्यूशन होना। ये 6 स्टेजेस होती हैं जिसमें बीमारी चलती है। तो जनरली मिडिल ईयर इन्फेक्शन में कान बहता है, अब बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन और म्यूकस प्रोडक्शन होता है, और बिकॉज ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। साथ ही डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे, बच्चों में कान बहने की समस्या अधिक क्यों होती है, इसका उपचार क्या रहता है? अमूमन बच्चों को किस तरीके से आप इलाज देते हैं? बच्चों में मुख्यतः 2-3 चीजें होती हैं मैम। जैसे कि हम सब जानते हैं बच्चों की इम्यूनिटी कम होती है थोड़ी सी। किसी भी बीमारी में, मैंने इससे पहले भी बताया था, 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होता है विरुलेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, आपको जो बैक्टीरिया वायरस अटैक कर रहा है उसका विरुलेंस कैसा है। दूसरा होता है आपकी इम्यूनिटी, शरीर की इम्यूनिटी ऑफ द होस्ट। तीसरा होता है एटमॉस्फेरिक कंडीशन, जिसमें आप एंटीबायोटिक कवरेज को भी इंक्लूड कर लेते। 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। बच्चों में इम्यूनिटी थोड़ी कम होती है, पहली चीज। दूसरी चीज, जनरली बिकॉज ऑफ इम्यूनिटी, और दूसरा उससे भी बड़ा एक फैक्टर होता है यूस्टेशन ट्यूब। नाक और कान के बीच का एक ट्यूब होता है जो जनरली बड़ों में 38 मिलीमीटर 4 सेंटीमीटर करीब का होता है, जो बच्चों में 1.5 सेंटीमीटर का होता है। तो इट इज शॉर्ट, ये छोटा होता है। दूसरा, इसका एंगल जो एंगुलेशन है वो फ्लैट होता है। तो हमने देखा है कि छोटे बच्चे जो लेट कर दूध पीते हैं बॉटल से, या जिनको टॉन्सिल की समस्या हो, सर्दी रहती हो, या किसी भी तरह से बच्चा बारिश में खेलता हो या पानी में खेलता हो, तो किसी भी तरीके से गले का इन्फेक्शन या नाक का इन्फेक्शन बच्चों में आसानी से कान में पहुंचता है एज कम्पेयर टू बड़ों में, बिकॉज ऑफ एंगुलेशन एंड बिकॉज ऑफ फ्लैट, ज्यादा पेटुलस होता है, छोटा होता है। तो इम्यूनिटी का बच्चों में यही वजह है जो ज्यादा ऐसे संक्रमण पाए जाते हैं। चलिए, एक कॉलर भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, अमित, बहुत स्वागत आपका। कहाँ से बोल रहे हैं, क्या आप जानना चाह रहे हैं आप? मैडम, मैं जबलपुर से अमित बोल रहा हूँ मैडम जी। मैडम, ये मुझे पूछना था कि मुझे एक्चुअली में साइनस मुझे निकला है। अभी डॉक्टर ने बोला है आपको साइनस है, कुछ नाक का बोला हड्डी वगैरह आपका कुछ बढ़ गया है, और मुझे करीब 1-2 साल से मेरे कान में ऐसा लगता था कुछ चल रहा है, और गले में खराश भी थी। मीन्स मुझे ये पूरा जो कान, नाक, यहाँ पे ऐसा कुछ लगता है कि कुछ कनेक्शन है, कि अगर छींक आती थी तो कान में भी कुछ लगता था कुछ बह रहा है, और उसमें फिर गले में भी खराश रहती थी।
तो अब कान का सर ये धीरे धीरे बरसात आई ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे दिन भर कुछ अंदर चल रहा है, जैसे कोई मच्छर घुस गया हो या कुछ हो गया हो। तो ये कोई बीमारी है क्या सर? अमित जी, जैसा मुझे आपने बताया आपको साइनस इन्वॉल्वमेंट है। अब कान में इन्फेक्शन होने के 3 रूट होते हैं। एक होता है यूस्टेशन ट्यूब, जो नाक और कान के बीच में ट्यूब होता है। ये जनरली इक्विलिब्रियम या मिडिल ईयर प्रेशर को बनाने के लिए होता है। दूसरा होता है आपका डायरेक्ट परफोरेशन, या कान के पर्दे में चोट हो तो वहां से इन्फेक्शन चला जाए। तीसरा होता है ब्लड बॉर्न। अब आपकी स्थिति में आपको इन्फेक्शन रहता है नाक में, साइनस में और गले में, तो आप में ज़्यादा संभावना है कि यूस्टेशन ट्यूब से आपका इन्फेक्शन कान में पहुंचे और पहुंचता है। और माल फंक्शन ऑफ यूस्टेशन ट्यूब मतलब यूस्टेशन ट्यूब काम नहीं कर रहा है, तो इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होगा, तो आपको ऐसा लगेगा कान में कुछ भरा हुआ है, आवाज़ें करेगा, कुछ गीला गीला लगेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है, अगर आपको एलर्जिक साइनसाइटिस के अलावा इन्फेक्टिव भी है तो इन्फेक्शन यूस्टेशन ट्यूब से कान में जाएगा, आपको महसूस होगा कान में फ्लूइड है, आवाज़ें करेगा फ्लूइड की, कान बंद हो जाएंगे। तो अभी सबसे पहले आप अपना साइनस ट्रीट करिए, एलर्जिक कंडीशन को रूल आउट करिए। अगर हम ये सोर्स ऑफ इन्फेक्शन या माल फंक्शन ऑफ यूस्टेशन ट्यूब को अवॉइड कर सकें तो आपको समस्या में आसानी हो जाएगी थोड़ी सी। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, सुमन तिवारी बीना से। बहुत स्वागत आपका सुमन जी, क्या जानना चाह रही हैं आप? अरे ये हमारी बिटिया है 25 ईयर की, तो इसके कान में मतलब पानी निकलता है। तो कान में पानी निकलने की समस्या है डॉक्टर राकेश? जी मैम, जैसा आपने मुझे बताया आपकी बच्ची को 25 साल की उम्र है और कान में पानी निकलता है, तो अब इम्पोर्टेंट ये है कि कब से निकलता है, कितना समय हो गया है और क्या क्या समस्या है। कान में पानी निकलने के अलावा सुनाई कम तो नहीं देता है? नहीं, सुनाई कम नहीं देता, लेकिन उसमें क्या है कि थोड़ा सा मतलब ये ऐसा लगता है जैसे कुछ फुंसी हो गई अंदर और पानी निकलता है तो कान में से, और पूरा स्वेलिंग आ जाती है कान में। कितने समय से निकलता है ये पानी? ये करीब 2-3 साल हो गए। तो ये भोपाल में मैंने दिखाया भी था, एक उधर पे 10 नंबर पे है कोई डॉक्टर, उनको दिखाया था। तो कुछ समय के लिए आराम पड़ गया था, उसके बाद फिर वैसे ही होने लगा। जैसे आप बता रहे हैं 2-3 साल से पानी निकलता है, तो मोस्ट प्रोबेबली फुंसी तो नहीं है? कभी निकलता है। जी मैम, तो ये फुंसी तो नहीं है मोस्ट प्रोबेबली। आपकी बच्ची कान के पर्दे में थोड़ा सा डिफेक्ट है, तो एक बार पूरा चेकअप करके देखना पड़ेगा कान का पर्दा खराब है या उसके अंदर की हड्डियां थोड़ी सी गल रही हैं, जिसको कहते हैं हम लोग। तो एक बार पूरा चेकअप करवा लीजिए, उस हिसाब से फिर ट्रीटमेंट करते हैं मैम। जी, तो ये कहाँ पर करवाना पड़ेगा? भोपाल में? आप भोपाल में आ जाइए मैम, या जहाँ जिस शहर में भी आप हैं वहाँ पे नाक कान गला विशेषज्ञ को दिखा लीजिए, सारे डॉक्टर इलाज कर सकते हैं मैम इसका। जी। चलिए बहुत जी। सुमन जी, और कोई सवाल? नहीं, बस यही। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सुमन जी। तो जैसा कि लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि कान नाक गले से जुड़ी तमाम सारी समस्याएं, लगातार हमारे साथ कॉलर भी जुड़ रहे हैं। और एक बार फिर मैं बताना चाहूँगी कि हमारी टीवी स्क्रीन पर नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, कोई भी समस्या के बारे में आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं। एक और कॉलर इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं, माफ कीजिए, दादा उबाली जी, अहमदनगर से। बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते सर। नमस्कार डॉक्टर साहब जी, सवाल पूछिए। मेरा सवाल ऐसा है कि छोटे बच्चे के कान हमेशा बहते हैं, इस समस्या को हमेशा के लिए ठीक करने के लिए क्या इलाज करना पड़ेगा, इसके बारे में बताइए सर। जी दादा साहब, अब इस समस्या को 2 पहलू में बांट लेते हैं। एक तो बच्चे को अगर समस्या हो गई है तो उसका परहेज क्या करना है या उसको बढ़ने से रोकना है। तो सबसे पहले बच्चे को सर्दी ना होने दें, बच्चे को टॉन्सिल्स नहीं होना चाहिए। आप ध्यान रखें कि बच्चे गले में इन्फेक्शन ना हो। कुछ चीज़ें हैं, जैसे बच्चा अगर लेट के दूध पीता है तो वो ना करें, बच्चे को पानी से थोड़ा दूर रखें, केयर करें, बच्चा कान में कुछ उंगली ना डाले या कोई लकड़ी ना डाले। और अगर समस्या ऑलरेडी है तो पहले किसी चिकित्सक को दिखाइए, देखें कान के पर्दे में क्या दिक्कत है। अगर कान बह रहा है आप कह रहे हैं, तो मतलब ऐसा हो सकता है कि कान के बाहरी हिस्से में कोई इन्फेक्शन हो, ओटाइटिस एक्सटर्ना इसको हम लोग बोलते हैं, या फिर कान के पर्दे में कोई दिक्कत हो। जनरली बच्चों में टॉन्सिल, एडिनॉइड या एलर्जी होने से कान बहता है। तो अगर ऐसी कोई भी समस्या है तो बच्चों में बहुत आसानी से ठीक करा जा सकता है इसको विदाउट ऑपरेशन। तो आप एक बार केयर करिए और पता करिए क्या है और उसको ठीक करवाइए, हो जाएगा।
चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए दादा बाले जी। अगला सवाल डॉक्टर राकेश के, ग्रामीण क्षेत्रों में कान बहने के मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा क्यों होती है? इसके कुछ महत्वपूर्ण डायरेक्शंस हैं। पहला तो गांव में थोड़ा सा सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, थोड़ी गरीबी ज्यादा होती है, अक्सर हमने देखा है। दूसरा लिविंग स्टैंडर्ड, मतलब साफ सफाई का जितना सावधानियां शहरों में बरती जाती उतनी शायद गांव में नहीं होती है। तीसरा इंपॉर्टेंट होता है लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट का मतलब यहाँ पर यह है कि किसी को कान की समस्या हुई तो हमने हमारे शहर में हमने देखा है, बच्चे ने बोला कान में दर्द हो रहा है, हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं, आज नहीं तो 2 घंटे बाद चलेंगे। गांव में ऐसा नहीं होता। गांव में सही डॉक्टर तक पहुंचने में समय लगता है। तो ये 2-3 चीजें हैं जिससे कारण कि कान की बीमारियां ज्यादा पाई जाती हैं गांव में। और एक चीज और होती है कि गंदा पानी जो होता है, हमने देखा गांव नदी तालाब रहते हैं, वहां पे बच्चे नहा रहे हैं जाकर, तो वो भी एक कारण होता है। तो ये सारे कारण हैं कि हमने देखा है गांव में इन्फेक्शन ज्यादा होता है और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, मतलब डॉक्टर तक आते आते बीमारी बिगड़ चुकी होती है काफी हद तक। जबकि शहरों में ऐसा नहीं होता है। शहरों में अक्सर हम पकड़ लेते हैं बीमारियां और ठीक हो जाती हैं। जी डॉक्टर साहब, अगला सवाल कि हड्डी का गलना क्या होता है और इसके लक्षण और उपचार क्या हो सकते हैं? जैसा मैंने आपको बताया मैम, ओटाइटिस मीडिया मतलब मिडिल ईयर का इन्फेक्शन। और मिडिल ईयर में कान के पर्दे से अगर शुरू करें तो 3 हड्डियां, मेलियस, इंकस, स्टेपिस और फिर इनर ईयर। अब इन्फेक्शन अगर यूस्टेशन ट्यूब से या खून से या डायरेक्टली पर्दे से कान में गया तो वो इन्फ्लेमेशन सेट करेगा और वहां पर इन्फ्लेमेशन से पस प्रोडक्शन होगा और उसमें अगर बैक्टीरिया लग गया तो बैक्टीरिया के कारण, या एक और चीज होती है कोलेस्ट्रोमा, इसको हम कहते हैं जी। सो या तो हाइपरेमिक डिकैल्सिफिकेशन हो जाए या किसी भी तरीके से इन्फ्लेमेशन पर्दे से निकलकर मिडिल ईयर म्यूकोसा में जाएगा और फिर हड्डियां गलाना चाहेगा। हड्डियां गलना मतलब जो छोटी छोटी हड्डियां होती है चावल के दाने। माफ कीजिए डॉक्टर राकेश, हमारे साथ इस वक्त कॉलर जुड़ गए हैं, आप अपनी बात को जरूर पूरा कीजिएगा, लेकिन कॉलर भी हमारे साथ जुड़े हैं। दिव्य बिंदु अगरतला से, बहुत स्वागत आपका। दिव्य बिंदु जी, क्या जानना चाह रहे हैं, सवाल पूछिए। मेरा जानना है, वो मेरा गला का और मुंह का दिक्कत है, मुख में तो घाव हो गया, घाव जैसे हो गया, तो इलाज कराया है, एंडोस्कोपी भी कराया, यहाँ का ENT स्पेशलिस्ट को गया, फिर मेरा कुछ कोई अच्छा नहीं देखा जा रहा है, काम नहीं। एंडोस्कोपी कराया वो गला के लिए, उसके बाद में दवाई भी बहुत दवाई सब करके ले रहा हूँ मैं, लेकिन मेरा तो काम नहीं हो रहा है दवाई में। तो सुनने में परेशानी होती है दिव्या बिंदु जी? नहीं, सुनने में नहीं कुछ परेशान होता है डॉक्टर साहब। जी दिव्या जी, जितना मैं समझ पा रहा हूँ आपका कहना है कि गले में घाव बन गया है जिसकी आपने एंडोस्कोपी भी करवाई है और जांचें भी करवाई है पर आपको आराम नहीं है। तो सबसे पहले तो दिव्या जी आपके एंडोस्कोपी में क्या निकला है, घाव क्या है, डायग्नोसिस क्या है आपकी, उस हिसाब से इलाज करना पड़ेगा। अब ये सिंपल अल्सरेशन भी हो सकता है, टॉन्सिल इन्फेक्शन भी हो सकता है। जनरली ले लैंग्वेज में जनता को समझाने के लिए हम कुछ वर्ड यूज करते हैं जैसे कि घाव हो जाना या छाले पड़ जाना। तो एग्जैक्ट उसकी डायग्नोसिस क्या है एक बार वो देखना पड़ेगा, फिर इलाज करना पड़ेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए दिव्य बिंदु जी। और डॉक्टर साहब, जैसा कि लगातार हम बात कर रहे हैं हड्डी गलने को लेकर के आप जवाब दे रहे थे, इसी से जुड़ा एक और सवाल भी है कि अगर सही समय पर इसका इलाज ना हो तो आगे किस तरीके की समस्या आ सकती है? तो मैम जैसे हम बात कर रहे थे, मिडिल ईयर में कान में हड्डियां गलना चालू होती हैं, सबसे पहले इंकस, फिर मेलियस और देन स्टेपिस। इसके अलावा एक और होता है मैस्टर्ड एयर सेल सिस्टम, जिसमें मधुमक्खी की छत्ते की जैसे हड्डियां होती है छोटी छोटी। अगर इसमें इन्फेक्शन चला जाए तो कंडीशन डेवलप होती है मैस्टर्डाइटिस। मैस्टर्डाइटिस एक बार डेवलप हो गई मतलब पेशेंट को लगातार सालों साल कान बहेगा। अब अगर इस पे भी हमने इलाज नहीं करवाया तो एक तो मैस्टेड पूरा स्क्लेरोज हो जाएगा, पूरा इरोड हो जाएगा। हमने इलाज करवा लिया तो ठीक हो जाएगा, और अगर पूरा मैस्टेड इरोड हो गया तो मतलब आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। चलिए, अगर आपने तब भी इलाज नहीं करवाया तो कॉम्प्लिकेशन चालू होते हैं, पेशेंट को चक्कर आने चालू होंगे, कान से खून आएगा, पॉलिप फॉर्मेशन हो सकता है, पेशेंट को डिजीनेस रहेगा, उल्टी आएगी, कान बिल्कुल सुनाई नहीं देगा। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन है। तो जैसी कान आपका लगे आपको सर्दी है, जनरली जैसे हम बच्चों को भी समझाते हैं कि चौथे 5वें दिन, अगर आपको 4 दिन सर्दी है तो 5वें दिन ENT डॉक्टर को जरूर दिखवा लीजिए, क्योंकि सबसे पहला ऑर्गन जो इफेक्ट होता है वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है।
तो कॉम्प्लिकेशन बनने ना दें, शुरू में दिखा लें ताकि आगे परेशानी ना हो, बिल्कुल ऑपरेशन से बच सकें। जी बिल्कुल। एक और सबसे ज्यादा जो परेशानी देखी गई है बारिश के मौसम में, बारिश के मौसम में कान के मरीजों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए? ये सवाल इसलिए भी क्योंकि बारिश के मौसम में सबसे ज्यादा कान से संबंधित परेशानियां लेकर पेशेंट्स आपके पास भी आते होंगे। जी मैम बिल्कुल, जैसा बारिश का मौसम चल रहा है, बड़ा अच्छा सवाल है। जैसे हमने बात की, कान में इन्फेक्शन ब्लड से जाएगा या यूस्टेशन ट्यूब से जाएगा या फिर आपका डायरेक्ट जाएगा। तो बारिश में हवा में नमी ऑलरेडी रहती है, तो यहाँ पर दो तरीके से नुकसान है। अगर किसी की कान के पर्दे में छेद है ऑलरेडी, तो वो नमी कान पकड़ता है, या तो फंगल इन्फेक्शन लगेगा या बैक्टीरियल इन्फेक्शन लगेगा। दूसरा, बारिश में अक्सर हमने देखा है कि नाक बहना, सर्दी होना, टॉन्सिल्स की समस्या होना, साइनस इन्वॉल्वमेंट होना, ये सब बढ़ जाता है। तो अगर इनमें से कोई भी चीज आपकी एग्रीवेट हो रही है बारिश में, तो यूस्टेशन ट्यूब से इन्फेक्शन पहुंचा, तो ये दोनों रीजन होते हैं। और तीसरा रीजन होता है ब्लड से। तो अगर आपको कोई कोल्ड भी है तो ब्लड के थ्रू, तो बारिश में ओवरऑल आपके रिस्क बढ़ जाते हैं कान बहने के, और कान अगर ऑलरेडी बह रहा है, कान सूखा है, तो उसके फिर से बहने के। तो कान में पानी ना जाने दें, बारिश से बचें। सर्दी अगर हो रही है तो तुरंत दवाई लें, डॉक्टर को दिखाएं, चिकित्सक को दिखाएं, और साफ सफाई रखें, कान को सूखा रखें। जी अच्छा, बारिश से अलग हटके भी अगर हम दूसरे मौसम की अगर बात करें तो सर्दी का मौसम, सर्दी के मौसम में भी ज्यादातर ऐसे मामले सामने आते हैं जहां पर उन्हें कान में दर्द की शिकायत होती है। कहा जाता है कि कान के पर्दे में सूजन है, ऐसा अमूमन आपके पास जो भी पेशेंट्स आते होंगे यही शिकायत अमूमन देखने को मिलती है। तो क्या इसके लक्षण हो सकते हैं और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? जैसा कि हम बात कर रहे हैं यूस्टेशन ट्यूब, अब यूस्टेशन ट्यूब में सर्दी में भी राइनाइटिस की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है, टॉन्सिल्स और गले के इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं। एक तो ये है, दूसरा टेम्परेचर भी लो होता है। तो अगर किसी कारण से आपको सर्दी या कोई इन्फेक्शन यूस्टेशन ट्यूब से कान में जा रहा है, तो होता क्या है, यूस्टेशन ट्यूब जो बैलेंसिंग ट्यूब है वो बंद हो जाता है। कान बंद हुआ तो मीडियलाइजेशन, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन थोड़ी सी मीडियल शिफ्ट हो जाती है और नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करती है। अब नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो गया, बाहर टेम्परेचर भी कम है, तो एक तो एयर है नहीं, ऊपर से टेम्परेचर कम है, तो पेशेंट का कान ठनकता है, उसको लगता है कान में कुछ वजन आ गया है। तो एक तो ये रीजन होता है सर्दी का। दूसरा, अगर कान इसमें नमी बनी रहे या सर्दी बहुत बिगड़ जाए, तो संभावना सर्दी में ज्यादा होती है कि कान बह जाए। बारिश में होती है लेकिन सर्दी में भी ज्यादा होती है, क्योंकि टेम्परेचर खासकर रात के 1:30, 2 बजे, 2:30 बजे, आपने सुना, हमने देखा है और आपने सुना भी होगा, बच्चों के अक्सर रात को उठ के रोते हैं सर्दी में, क्योंकि कान बहना चालू करते हैं रात की, जब सबसे कम टेम्परेचर होता है, रात के 1:45, 2, 2, 2:15, 2:30 बजे। तो सर्दी में थोड़ा सा स्टीम लें, टेम्परेचर नॉर्मल रखें, कंडीशनिंग करें, यूस्टेशन ट्यूब खुला रखें, सर्दी ना होने दें। डॉक्टर राकेश, आपने जिक्र किया कि गले में इन्फेक्शन की भी समस्या बहुत ज्यादा देखी जाती है, तो गले के इन्फेक्शन से के समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए या ऐसे क्या उपाय करने चाहिए जिसकी वजह से हम गले के इन्फेक्शन से बचे रह सकते हैं? गले में इन्फेक्शन, जैसा कि हम इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, विरुलेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इम्यूनिटी ऑफ होस्ट। गले में जनरली जो बैक्टीरिया हमें मिलते हैं नॉर्मल कमेंसल होते हैं। अगर हम स्टेफाइलोकोकस या स्यूडोमोनास की बात ना करें, तो नॉर्मल कमेंसल, हम जब खाना पीना खाते हैं, पानी हम फिल्टर नहीं करते हैं, तो वो नॉर्मल कमेंसल, अगर हमारी इम्यूनिटी थोड़ी सी रिड्यूस्ड हुई है, अल्टर्ड हुई, तो फट से वो अपने आप को पैथोजेनिक कर लेते हैं, तो गले में इन्फेक्शन हो जाता है। खासकर एक तो एक ये रीजन है। दूसरा होता है टॉन्सिल। किसी को गले में टॉन्सिल की समस्या होती है, फॉलिकुलर टॉन्सिल। उसमें होता क्या, खाना जाके फंस जाता है, 3-4 दिन सड़ता है, फिर हर 5वें-6वें दिन से गला लग जाता है। तो आपको एहतियात में ये बरतना है, तो पानी अच्छा लें, साफ पिए आप। दूसरा, कोई भी बाहर की चीज खाने से पहले चीजें देख लें, अपनी इम्यूनिटी इंटैक्ट रखें। यानी पानी बहुत ज्यादा अहम यहाँ पर रोल अदा करता है कि पानी का साफ होना बहुत जरूरी है गले के इन्फेक्शन से दूर रहने के लिए। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, राहुल। राहुल, कहाँ से बोल रहे हैं आप? बहुत स्वागत है आपका। मैं सतना से बात कर रहा हूँ जी, सवाल पूछिए। मेरा एक सवाल था कि सर मुझे सर्दी बनी रहती है, ऐसा बोलते हैं कि मतलब तुम्हारी तासीर ठंडी है, मुँह गर्मी भी होती है तब भी सर्दी बनी रहती है, गले में खराश, और मतलब सर्दी जाती नहीं है, वो कल ऐसा हुआ ही नहीं कि सर्दी चली गई। राहुल जी, जैसा आप मुझे बता रहे हैं, जो मैं समझ पा रहा हूँ, आपको सर्दी होती है और आपकी नाक बंद रहती है। अब इसमें ये बताइए कि आपको एलर्जी तो नहीं है, छींके तो नहीं आती है?
जी राहुल जी। ऐसे नहीं कि मतलब मुझे बहुत तेज सर्दी हो जाएगी, मतलब कफ वगैरह बना रहता है। तो इसका मतलब को एलर्जी का इतना एग्रेवेशन नहीं है। अब दूसरी चीज आपने मुझे बताया नाक की हड्डी, तो अगर किसी व्यक्ति को एनाटॉमिकल ऑब्स्ट्रक्शन हो, मतलब नाक में बीच में एक सेप्टम होता है जो नाक को दो हिस्सों में बांटता है, राइट और लेफ्ट, अगर ये टेढ़ा हो तो एक तरफ का अगर उसने बंद कर दिया तो अब आपकी एक नाक खुली है। तो बेहतर है आप स्टीम रेगुलरली लें, नाक को साफ रखें, नाक को बंद ना होने दें, और अगर बहुत एनाटॉमिकल ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा है तो ऑपरेशन करवा लें ताकि वो ठीक रहे। जी डॉक्टर साहब, राहुल जैसा कि जो दर्शक हमारे साथ जुड़े थे उन्हीं के सवाल से जुड़ा हुआ एक सवाल कि बहुत से लोगों का ये कहना रहता है कि उनके नाक की हड्डी बढ़ गई है जिसके चलते उन्हें सांस लेने में तकलीफ या फिर बार बार जुकाम हो जाना, ऐसी समस्या भी रहती है। नाक मतलब सेप्टम, एक्चुअली सेप्टम एक पर्दा है दो नाक को दो हिस्सों में बांटने के लिए, राइट। अब इसका डेवलपमेंट चेहरे से अलग होता है, तो कई बार हमने देखा है कि इसका डेवलपमेंट। चलिए इस पर चर्चा हम जारी रखेंगे। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, मोहम्मद खालिद। लगता है संपर्क टूट गया, बात को पूरा तो कई बार नाक का डेवलपमेंट ज्यादा फास्ट होता है कंपेयर टू फेस, तो नाक की हड्डी टेढ़ी रहती है, एक तो ये रीजन है। दूसरा कई बार चोट में होता है, तो अगर नाक की हड्डी टेढ़ी हुई है मतलब कहीं पर बेंट हुई है, वो तो राइट या लेफ्ट हुई है, तो जिस तरफ कॉन्वेक्सिटी है उस तरफ से एयर फ्लो कम हो गया, तो नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। अब नेजल ऑब्स्ट्रक्शन अगर इतना ज्यादा है कि हवा 80-90% जा ही रही है, तो जहाँ से हवा नहीं जा रही है वहां पर खुद में एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन डेवलप होने की संभावना ज्यादा है। दूसरी चीज एक तरफ। चलिए इसके उपाय हम और जानेंगे। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, राहुल बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। मेरे कान में 1.5 साल हो गया, मैंने ऑपरेशन करवाया तो मैम अभी तक हम मतलब सुनाई नहीं दे रहा, इसके लिए क्या करने की? जी राहुल जी, जैसा आपने मुझे बताया 1.5 साल हो गए आपने ऑपरेशन करवाया है, तो आपने ऑपरेशन करवाया था सर, अभी 6 महीने हो रखे ऑपरेशन करवाए हुए। अच्छा, 6 महीने पहले आपने जब ऑपरेशन करवाया था तो आपकी समस्या सिर्फ कान के पर्दे की थी कि कान की हड्डियां भी खराब थी आपकी? सर वो बोल रहे थे कि हड्डी कर रखी है और नस कर रखी बोल रहे थे। ऑपरेशन करने के बाद भी डॉक्टर सर बोल रहे थे कि वो बोल रहे थे कि सुनाई तब भी नहीं देगा, बाद में बोल रहे थे। तो अब राहुल जी अगर आपकी नस खराब है तो फिर आपने ऑपरेशन मतलब कैसे क्यों कब करवा लिया मुझे नहीं मालूम है। एक रीजन हो सकता है कि कान के पर्दे को कवर करने के लिए प्रिकॉशन लेने के लिए कर सकते हैं। तो अगर नस खराब है तो ऑपरेशन के बाद भी आपको सुनाई नहीं देगा, ये सच्चाई वो ऐसे बोल रहे थे। बिल्कुल नहीं देगा। तो अगर आपने ऑपरेशन कराया है और कान नहीं बह रहा है, हड्डियां थम गई हैं, तो बह रहा है सर, कान बह रहा है, कान भी बह रहा है, पट्टी आ रही है और दर्द भी हो रहा है कान की हड्डियों में। तो एक बार फिर से चेकअप करवाइए, शायद आपको फिर से ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी। हाँ जी, वो ऐसे बोले तो ऑपरेशन करने के बाद बोले थे नहीं होगा, फिर ऑपरेशन अब बोलेंगे जब तक। कान के ऑपरेशन में राहुल कई बार कान का पर्दा हम नया बनाते हैं, या बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिससे कान का पर्दा हिल जाता है, तो वो बहुत कॉमन सी चीज़ है, वो बहुत नहीं है। आप अपने डॉक्टर को दिखाइए, उपाय करिए, वो ठीक हो जाएगा। चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राहुल। तो जैसा कि हम उपाय को लेकर के बात कर रहे थे, नाक की हड्डी अगर बढ़ जाती है तो क्या उपाय करें और कैसा क्या ट्रीटमेंट रहना चाहिए? तो ये नाक की हड्डी जो एक्सेसिव बढ़ गई, इसको हम बोलते हैं डेविएटेड नेसल सेप्टम। अब डेविएटेड नेसल सेप्टम अगर इतना ज्यादा है जिसको हम लोग बोलते हैं कि ऑब्स्ट्रक्टिंग द कैविटी होल, तो फिर इसका इलाज ऑपरेशन है। इसके अलावा ऐसी कोई दवाई नहीं जो हड्डी को सीधी कर सके। तो आप उसका ऑपरेशन करवा के उसको नॉर्मल करवा लीजिए, ऑलमोस्ट नॉर्मल हो जाता है। और एक बार अगर हड्डी सिर्फ खराब है तो इसके सक्सेस रेट 100% है। इसमें कहीं कोई संभावना नहीं है कि आपकी हड्डी का ऑपरेशन हुआ वो ठीक नहीं हुई, वो ठीक हो जाती है जी। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, इलियास बहुत स्वागत आपका, क्या सवाल पूछना चाह रहे हैं आप? मैडम मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, एक हमारा भतीजा है जो जन्म से ही उसका क्या है कि कान से सुनाई नहीं देता उसको। जी, तो सुनने में परेशानी। डॉक्टर राकेश। इलियास जी कितना बड़ा है आपका भतीजा, कितनी उम्र है उसकी? उम्र लगभग 20-21 साल होगी। 21 साल का आपका भतीजा है, उसको सुनाई बचपन से नहीं देता है, तो आपने उसकी कोई जांच भी करवाई होंगी? जी उसकी जांच वगैरह भी करवाई, उसको बाहर भी दिखाया था, लेकिन उसको आवाज भी तकलीफ नहीं। तो क्या समस्या बताई इनने जांच में? या तो कान की नसें खराब हैं पूरी, या अंदरूनी कान खराब है। देखिए अगर कान की नसें खराब हैं, देखिए हर चीज का इलाज है।
अगर कान में कोई परेशानी है तो कान का ऑपरेशन करके ठीक करा जा सकता है। अगर नसें खराब हैं तो उसके लिए ऑगमेंटेशन में हियरिंग एड लगाया जा सकता है या इम्प्लांटेशन हो सकता है। एक बार व्यवस्थित रूप से चीज़ों को सॉल्व करिए, जांचें करवा लीजिए। बिल्कुल अगर आपका भतीजा सुनेगा तो बोलेगा भी जरूर। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, विक्की। विक्की जी बहुत स्वागत है आपका। कहाँ से बोल रहे हैं और क्या सवाल है आपका? जी मैम, जलंधर से बोल रहे हैं मैम। जी हम सुन पा रहे हैं आपको विक्की जी। मैडम मैं जलंधर से बोल रहा हूँ। मैडम मैं छोटा लगा था तो मैम मेरा कान बहता था, तो मैम सर से पूछने गई कि मैम अब मेरा कान कोई बहता नहीं है तो ठीक हो गया कि मैम कुछ हो दवाई करने शुरू कर दो आपसे। डॉक्टर जी विक्की जी, जैसा आपने बताया बचपन में आपके कान बहते थे जो अभी नहीं बहते हैं, अच्छी बात है। पर अभी इसको ऐसा मत समझिए आपका कान ठीक हो गया जब तक आपका चिकित्सक ना बोल दे। एक बार चिकित्सक के पास जाइए, दिखवाइए कान का पर्दा नॉर्मल हुआ है या नहीं हुआ है। कई बार ऐसा होता है कि पर्दे में छेद तो है पर वो बह नहीं रहा है। तो अगर ऐसा है कि पर्दे में छेद है तो आपको छोटा सा एक ऑपरेशन लगेगा, कान का पर्दा जुड़ जाएगा, आपकी बीमारी खत्म हो जाएगी, पूरी संभावना है। और अगर पर्दे में छेद नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो बढ़िया है। नहीं सर, पहले जब दिखाया था ना तो वो कहते हैं आपके पर्दे में छेद है, जब दिखाया तो कहता आपका ठीक हो गया, तो पर्दा ठीक हो गया। एक बार एंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन करवा लीजिए, टीवी पे आ जाएगा सामने, जो भी सच होगा वो दिख जाएगा। अगर पर्दे में छेद है तो छोटा सा ऑपरेशन होगा, हार्डली 15-20 मिनट का होता है, उसमें नया पर्दा बना के लगा देंगे आपको, आप ठीक हो जाएंगे। और अगर आई होप कि आपका कान बहता नहीं तो हड्डियां तो नॉर्मल ही होंगी। सुनाई नॉर्मल देता है आपको? जी विवेक, डॉक्टर संपर्क टूट गया। जी तो लगातार जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे कान नाक गले से जुड़ी समस्याओं को लेकर के, लेकिन अब क्योंकि समाप्ति की ओर कार्यक्रम चल पड़ा है तो बिल्कुल संक्षेप में डॉक्टर राकेश हम जानना चाहेंगे कि कान नाक गले से जुड़ी जो भी समस्याएं रहती हैं उन पर आप क्या विशेष टिप्पणी करना चाहेंगे कि कैसे सावधानियां बरतनी चाहिए जिसकी वजह से हम इन सभी चीजों से, इन सभी परेशानियों से दूर रह सकते हैं? जैसे कि मौसम बदल रहा है, अभी बारिश का मौसम चालू हो गया है, तो बॉडी की कंडीशनिंग कीजिए, स्टीम लेना चालू करिए, कान में पानी मत जाने दीजिए। अगर सर्दी है, आपके बच्चे को, छोटा बच्चा है, तो कोशिश करिए सर्दी ठीक हो जाए, जो भी दवाई आप चिकित्सक को दिखा रहे हैं। लेकिन अगर 3 से 4 दिन हो गए इसके सर्दी को और नाक बंद है, गले में इन्फेक्शन है, तो प्लीज किसी ENT डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि सबसे पहली जो परेशानी आती है वो कान के पर्दे में छेद होने की आती है, जो 5वें या 6वें दिन होती ही होती है। तो इंतजार मत करिए कि कान के पर्दे में कोई दिक्कत हो, सावधानी बरतिए, भाप लीजिए, नॉर्मल खाइए, पानी का ध्यान दीजिए और सारे परहेज लीजिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी जरूरी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, ताकि यही वो सावधानियां हैं जिनको बरतने के बाद में आप सुरक्षित और सेफ रहेंगे। बहरहाल आज के हमारे खास कार्यक्रम स्वराज सेहत में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।